दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी मोहित की है। मेरा नाम मोहित है। वैसे तो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन जो कुछ काम मिलता है मैं वो भी कर लेता हूँ। मुझे याद तो नहीं, लेकिन इस घटना को घटे लगभग 12 साल हो चुके थे। मुझे सामान लेकर लखनऊ से दिल्ली जाना था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस फैमिली का जिसका सामान मुझे ले जाना था, उसका एक सदस्य मेरे साथ ट्रक में जाने वाला था। रात के समय सारा सामान गाड़ी में लोड करने के बाद मैं और वो आदमी वहाँ से निकल पड़े। मेरा मालिक नया मोबाइल लेकर आया था और मेरे बाजू में बैठकर वो कभी उसी मोबाइल से गेम खेलता तो कभी उसमें गाने बजाता था। हम दोनों बड़े ही आराम से उस सफ़र को तय कर रहे थे। उस समय रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी और यूँ कहिए कि नेशनल हाईवे पर तो कहीं कहीं लाइट भी नहीं होती हैं। काफ़ी देर ट्रक चलाने के बाद रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि अरे भाई, कहीं गाड़ी तो रोक दो, कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कहा, नाश्ता? जिस पर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं खाना खा के तो निकला था, लेकिन बैठे बैठे पूरा खाना हजम हो गया है। मैंने भी हंसते हुए कहा, साहब आप नाश्ता कर लेना और मैं कुछ खाना खा लूँगा। हम दोनों ही रास्ते में ढाबा को ढूंढने लगे, लेकिन कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। बस आसपास दोनों ही तरफ सिर्फ जटिल मैदान था। उस पर लगे हुए बड़े बड़े से पेड़ जो कि रात के समय काफ़ी डरावने लग रहे थे। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर एक साथ कहने लगे, आज शायद भूखा ही जाना पड़ेगा। जिस पर वह आदमी फिर से हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, भूखा नहीं जाना पड़ेगा, एक काम करो, ट्रक को आगे कहीं लेफ्ट साइड में लगा दो, मेरे पास कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ है। मैंने भी बहुत अजीब अंदाज से कहा, अरे साहब, जब सामान था तो इतनी देर से भूखा क्यों रखा? जिस पर उसने कहा, अरे भाई, मैंने भूखा इसलिए रखा था कि क्या पता आगे हमें कहीं ढाबा मिले या ना मिले तो ये खाना तब काम आ जाता, लेकिन अब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो चलो अभी इस खाने को खा लेते हैं। रास्ते के आसपास कोई नहीं था। बड़ी बड़ी ट्रक भी बस इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ रही थी जो कि बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। और मैंने ट्रक को एक साइड में लगाया और खाना निकाल कर दोनों लोग खाना खाने लगे। खाने के तकरीबन 10 मिनट बाद उस आदमी ने कहा कि मैं ज़रा नीचे जाकर टॉयलेट कर लेता हूँ। काफ़ी देर से मुझे टॉयलेट जाना था, लेकिन ट्रक चल रहा था जिसकी वजह से मुझे रुकवाना अच्छा नहीं लगा। मैंने भी उसे हाँ में मुंडी हिला दी। वो आदमी एक पानी की बोतल लेकर ट्रक से नीचे उतरा और थोड़ा सा उन घनी झाड़ियों की तरफ अंदर जाने लगा। मैंने उस ट्रक पर बैठे बैठे ही चिल्लाया, ज़्यादा अंदर मत जाना, वहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, रात के समय कोई सांप तुम्हें कहीं ना डस ले। यह बोलते ही मन मैं हंसने भी लगा। अभी बस 5 ही मिनट हुए थे कि मुझे उन झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो मेरा मालिक दर्द के मारे ज़ोर से कराह रहा हो। मैं तुरंत ट्रक के नीचे उतरा और भागते हुए उन घनी झाड़ियों में जाने लगा। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर वह आदमी था ही नहीं। मैं आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा और मेरा मालिक तो बिल्कुल भी नहीं दिखा कि तभी पीछे से अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था और मुस्कुरा कर मुझसे कहने लगा, चलना नहीं है क्या? मैं देख कर दंग रह गया। मैंने उससे कहा, अभी तो तुम यहाँ चिल्ला रहे थे। जिस पर उसने कहा, मैं कहाँ चिल्ला रहा था? फिर मैंने कहा, नहीं, तुम ही चिल्ला रहे थे और तुम टॉयलेट करने भी तो उतरे थे, तुम मेरे पीछे से कैसे आ गए? जिस पर उसने फिर हंसते हुए कहा, अरे भाई, कोई नशा वशा कर लिए हो क्या? मैं कब उतरा टॉयलेट करने के लिए? मैं अभी तेरे उतरने के बाद तो ट्रक से उतरा हूँ
और यह सब देखना और सुनना कि मानो डर के मारे मेरी जान निकली जा रही हो। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो अब ट्रक में चलते हैं। जिस पर उसने मेरा हाथ छुड़वाते हुए कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मुझे टॉयलेट भी करना है। इसके बाद मैं ट्रक की तरफ आ गया। जब मैं ट्रक की तरफ आया तो मैंने देखा कि मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अपने बाजू में बैठने का इशारा कर रहा है। ये सब देखकर मेरा तो सर ही चकराने लगा। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब तो वो इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी कि किसी से मदद मांग सकूं। मैं डरते डरते भगवान का नाम लेकर उसके बाजू में बैठ गया। अब उसने कहा, गाड़ी चालू करो। मैंने उस खेत में से आवाज़ सुनी कि अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे तो लेते जाओ। और मैं यह सुनकर दंग रह गया। और यह आवाज़ उस आदमी ने भी सुनी जो मेरे बगल में बैठा था। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी चालू कर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि यह जो बाजू में आदमी मेरे बैठा है, यह मेरा मालिक नहीं है, यह कोई दूसरा ही आदमी है। मैं रुका रहा, बल्कि डर के मारे ट्रक से उतर गया और फिर भागते हुए उस खेतों की तरफ भागा। जब मैंने जाकर देखा तो मेरा मालिक वहीं पर था, मेरी तरफ। वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा, उस ट्रक में एक आदमी है जो हूबहू आपकी तरह दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे मालिक हो या फिर वो। इस पर उसने कहा, चल बता चल के कौन है वो। अब दोनों ने जब जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों ही डर के मारे ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक को भगाने लगे। मैं ट्रक को पूरी गति से भगा रहा था। अभी कुछ 10 किलोमीटर ही चले थे। ट्रक की स्पीड अपने आप कम होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ट्रक को पीछे से पकड़ कर रखा हो, एकदम आसानी से। उस ट्रक को वह अपने पीछे की तरफ खींच रहा है। जब मैंने मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं दिख रहा था। ट्रक चलते चलते एकदम धीमे होते होते रुक गई और मानो अब पूरा रेस देने के बावजूद भी वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं ट्रक से उतरकर मालिक के साथ पीछे गया। जब जाकर हम लोगों ने देखा तो हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ गया। हम इतना डर सा गए कि जिसकी हद ही ना हो। वहाँ पर हमने देखा कि एक लंबा बड़ा आदमी, या फिर यूँ कहिए कि आदमी की शक्ल में कोई बुरी आत्मा, इतना डरावना कि कोई बच्चा या बूढ़ा देख ले तो शायद उसी वक्त उसकी मौत हो जाए। वो आदमी का वजन कम से कम 2 से 2,500 किलो था। उसने ट्रक को ऐसा पकड़ रखा था जैसे एक छोटा बच्चा किसी छोटे खिलौने को पकड़ रखा हो। हमने यह देखते ही वहाँ से भागने की सोची और ट्रक में आकर बैठ गए। इसके बाद हमने देखा कि ट्रक को पीछे से वही आदमी जोर जोर से हिलाने लगा है, ऐसा मानो कि ट्रक में एकदम जलजला ही आ गया हो। मेरा मालिक और मैं सारी बातों से बहुत डर रहे थे, बस अपनी जान बचाने का सोच रहे थे कि तभी पता नहीं कहाँ से ट्रक के सामने की कांच पर ऐसा लगा कि किसी ने एक बाल्टी भर के खून डाल दिया हो। मैंने ट्रक के आसपास नज़र दौड़ाई तो वहाँ मुझे और मेरे मालिक को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन पता नहीं खून कहाँ से आया। मेरे मालिक ने मुझे आंखों ही आंखों में चुप बैठे रहने का इशारा किया। हम दोनों ही उस ट्रक में बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, मानो कि जैसे उस ट्रक में कोई हो ही ना। अभी कुछ देर ही हुई थी कि ट्रक का हिलना एकदम से बंद हो गया। ऐसा लगा कि आसपास अब कोई नहीं है। मालिक ने इशारा किया कि ट्रक स्टार्ट करो और चलो। फिर मैं पूरी गति से ट्रक को भगाने लगा। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद हम जाकर एक ढाबे पे रुके। वह ढाबा बहुत पुराना, टूटा फूटा, अजीब सा लग रहा था। उस ढाबे पर सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था। ढाबा भी बिल्कुल खाली था, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी भूत की पिक्चर की शूटिंग वहाँ चल रही हो, या फिर सच में वह आदमी ही भूत हो। मैंने मालिक से कहा, मालिक इसको देखकर ही तो डर लग रहा है। मालिक ने कहा, हाईवे पर ऐसे ही ढाबे होते हैं, डरो मत, मैं हूँ ना। हम दोनों ही उस ट्रक से नीचे उतरे और उस आदमी के पास जाकर पूछताछ की, जिस पर हमें उस आदमी ने यह बताया कि बहुत सारे लोग उस रास्ते पर मारे गए हैं
बहुत सारे लोगों ने वहां पर अनहोनी चीजों को देखा है। कुछ लोगों ने भूत प्रेत को देखने का दावा किया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह छलावा है और इस बात का आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि वह क्या है। शुक्र करो कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम में से एक आदमी पक्का मारा जाएगा, क्योंकि जिस किसी को भी वो लोग परेशान करते हैं और वो उनके चुंगल से भाग निकलता है, वो मारा ही जाता है। मैंने और मेरे मालिक ने डरते हुए एक दूसरे की शक्ल देखी और ऊपर वाले का नाम लिया। हमारा मानो खाना ही हराम हो गया हो। हम दोनों फिर से ट्रक में बैठे और यह सोचे जितना जल्दी घर पहुंच जाएं उतना अच्छा होगा। हम दोनों वहां से निकल पड़े और अगली सुबह होने तक हम लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने मेरे मालिक को छोड़ा, ट्रक को भी वहीं पर छोड़ दिया और वहां से ट्रेन करके लखनऊ वापस आ गया। कुछ ही समय के बाद मेरा उस जगह पर फिर से जाना हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो उस आदमी के घर गया जो कि मेरा मालिक शायद सिर्फ एक रात के लिए था। मैंने जाकर वहां पर पूछताछ किया तो पता चला कि जिस आदमी के साथ मैं उसका सारा सामान दिल्ली तक लेकर गया था वह अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे सामान पहुंचाने के अगले दिन बाद ही उसकी लाश बाजू वाले जंगल से पड़ी हुई मिली। पुलिस वालों का कहना था कि उसे शायद तेंदुए या जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए। फिर मुझे और भी एक बात पता चली कि उसका शरीर 2 भागों में चिरा हुआ मिला है। आधा शरीर बहुत बड़े पेड़ के नीचे से मिला है और आधा शरीर पानी के पास, जो कि जंगल में नदी बह रही थी, वहां से मिला है। और किसी को कुछ नहीं पता कि रात के समय इतने घने जंगल में वहां क्या करने गया था और उसकी मौत कैसे हुई। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक वह बात एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी अरमान की है। मेरा नाम अरमान है और मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले कानपुर के पास एक गांव में रहता हूं। यह बात 1 साल पहले दिसंबर के महीने की है। मैं रायगढ़ एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया हुआ था और एक टीम की तरफ से, जो कि रायगढ़ के पास ही टीम थी, उस टीम की तरफ से मुझे खेलना था। मैच तो मैंने जैसे तैसे खेल लिया था, लेकिन मैच खेलने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पे आया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन तो छूट गई है। उसके बाद मैं बस स्टैंड पर चला गया। रायगढ़ से कानपुर शायद 150-200 किलोमीटर की दूरी पर होगा। शाम के करीब 5 बज रहे थे। कानपुर जाने वाली बस पर मैं चढ़ गया था। फिर रात को तकरीबन 8 बजे होंगे और बस कुछ ही किलोमीटर चली होगी। उसके बाद उसका टायर पंचर हो गया। मुझे टॉयलेट भी जाना था, तो सोचा कि जब तक आराम से टॉयलेट भी कर लूँगा और बस का टायर भी बन जाएगा। उस रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। झाड़ियों के थोड़ा अंदर सा मैं जाकर बैठ गया, लेकिन जब मैं टॉयलेट करके आया तो मैंने देखा कि बस तो जा चुकी थी। मैं अकेला उस जंगल जैसे इलाके में रुक गया। वहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे किसी एक बंद कब्र में डाल दिया गया हो। अजीब सी ठंड हो रही थी और डर अकेलेपन की वजह से दोगुना लग रही थी। लेकिन मेरे पास तो मोबाइल था। मोबाइल की लाइट जलाकर मैं आगे चलता चला गया। उस रात मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मैंने जब रोड की तरफ देखा तो एक अजीब सी औरत या फिर आदमी खड़ा हुआ था। फिर मुझे थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं पीछे पलटा तो देखा वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद एक औरत को एक बच्चे के साथ देखा और वो औरत इतनी खूबसूरत औरत थी कि मैंने शायद ऐसी औरत आज तक ना देखी हो। और मैंने उससे पूछा कि आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं, और वो भी एक बच्चे के साथ। उसने बोला, मेरे हस्बैंड और उसके गांव वालों ने मुझे डायन करार देकर मारने की कोशिश की थी और उस सब से बचकर मैं यहाँ पर भाग आई। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि फुटबॉल खेलने आया था और बस छूटने की वजह से यहाँ पर फंस गया। हम दोनों बातें करते करते आगे जाने लगे।
कि तभी आगे लेफ्ट साइड में एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वहाँ जाते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने अपनी बैग से ब्लैंकेट निकाला जो कि मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखा था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके बच्चे को दे दिया। फिर वह औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और थोड़ा सा शर्मा गई और मैंने उसको कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और वह भी मान गई। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए और पूरी रात हमारी बहुत अच्छे से गुजरी। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को अभी भी मिले हुए हैं, बल्कि सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा कि वह लड़की वहाँ से जा चुकी थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर सुबह जब मैं उस झोपड़ी से बाहर गया तो वहाँ पर मुझे एक बस मिल गई और मैं उसी बस में बैठकर घर की तरफ निकल गया। लेकिन उस बस में बैठने से पहले मुझे वहाँ एक आदमी मिला था। मैंने उस आदमी को मेरे साथ घटी सारी बात को बताया। उसने बोला कि तू किस्मत वाला है, बहुत अच्छा है, इसलिए तू बच गया, वरना उस डायन के पाले में जो कोई पड़ता है वह बंदा कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाता है। यह बात सुनकर मैं शौक सा हो गया। कुछ दिन लगे मुझे उस डर से उभरने के लिए। मैं आज तक यह सोच रहा हूँ कि उस डायन ने मेरे साथ बुरा क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी मुझसे प्यार हो गया हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी अमर की है। मेरा नाम अमर है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। अक्सर मुझे अपने काम से दूर दूर जाना पड़ता है। मुझे सबसे अच्छा सफ़र अपनी गाड़ी का लगता है। इसलिए जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपनी कार लेकर निकल जाता हूँ और मेरी कार भी बहुत अच्छी है। मुझे कभी धोखा नहीं देती है और कभी रास्ते में बंद भी नहीं पड़ती है। लेकिन उस दिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने घर से तो निकल गया था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और मैं चाय पीने लगा। फिर मैंने सोचा कि लंबा सफ़र है तो खाना भी अभी खा लेते हैं, बार बार क्या रुके करेंगे। और मैं आसपास कोई अच्छा ढाबा ढूंढने लगा। ढाबा भी मुझे कुछ देर में ही मिल गया और मैंने वहाँ पर जाके खाना खाया। तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे। गाड़ी को मैं अब पूरी स्पीड में भगा रहा था। एक जगह जाकर अचानक से मेरी गाड़ी में एक आवाज़ आने लगी। मेरी गाड़ी में कुछ आवाज़ आने लगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि गाड़ी को एक बार रुक कर आराम से देख लेना चाहिए कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है। फिर मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी को देखने लगा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर से गाड़ी में बैठा और सेल्फ मारा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। फिर अचानक से एक तेज़ी से आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया था कि ये गाड़ी के टायर फटने की आवाज़ है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि इतनी दूर मैं आ गया था और अब खड़े खड़े गाड़ी का टायर फट गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं गाड़ी से उतरा और जब अपने टायर की तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरा शक सही था। उसके बाद मैंने अपनी स्टेपनी निकाली और कैसे न कैसे करके अपना टायर चेंज कर दिया। बहुत परेशानी के बाद जब मैंने अपना टायर चेंज कर दिया तब मैंने सेल्फ गाड़ी में मारा और गाड़ी एकदम से अपने आप चालू हो गई। मुझे वह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे अपनी जगह जल्दी भी पहुंचना था। उसके थोड़ी ही देर बाद मेरी गाड़ी हवा से बातें करने लगी और मैं बहुत तेज़ी से जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई और इस बार गाड़ी तो बंद हुई ही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी हेडलाइट भी बंद हो गई थी। मैं सोच में पड़ गया कि कमाल की बात है, गाड़ी तो हर बार बंद हो ही रही है, लेकिन हर बार उसके साथ कुछ न कुछ नुकसान भी हो रहा है। और मैं आसपास देखने लगा तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, मुझे एक बड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर एक टायर लटका हुआ था और उस टायर के बीच में एक बल्ब जल रहा था। मैं अंदर से बहुत खुश हो गया कि वहाँ मदद तो ज़रूर मिल जाएगी, वहाँ कोई ना कोई मैकेनिक तो ज़रूर होगा। देखने में तो वो जगह काफ़ी पास लग रही थी, लेकिन मैं जब वहाँ जाने लगा और मुझे वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा कि मैं कई 100 किलोमीटर चल के आ गया हूँ। वहाँ जैसे तैसे तो मैं पहुँच ही गया था।
फिर उस मैकेनिक के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद मेरी उम्मीद एकदम ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि उस घर से एक बूढ़ी औरत निकली जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और बाल भी पूरे सफ़ेद हो चुके थे। वो एक लकड़ी का सहारा लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए आई हुई थी और उसकी आंखें एकदम नींद से भरी हुई थी, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि वो बूढ़ी औरत अभी अभी नींद से उठी है। मैंने उसे देखते हुए कहा, अम्मा घर में कोई है जो मेरी मदद कर सके? मुझे लगा कि यहाँ कोई मैकेनिक होगा। जिस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, मेरा बेटा था लेकिन वह कहीं चला गया है। जिस पर मैंने कहा कि अम्मा कब तक आएंगे वो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं। फिर भी मैंने उनसे पूछा, पता नहीं का मतलब क्या? मतलब कुछ बता के तो घर पे गए ही होंगे ना? उस बूढ़ी औरत ने फिर मुझे जवाब दिया, उसे गए हुए लगभग 11 साल हो गए हैं। यह सुनकर मैं मानो डर के मारे कांपने ही लगा कि 11 साल हो गए हैं और यह बूढ़ी औरत तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे उसका बच्चा अभी यहीं से एकदम गया हो। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हो सकता है ये औरत बुढ़ापे में पागल हो गई हो या फिर भूल जाती हो। मैं चुपचाप उस घर से वापस लौटने ही लगा था कि तभी मुझे एक आदमी दिखा। उस आदमी से मैंने पूछा, तुम्हारी अम्मा से मेरी बात हुई थी और वो कह रही थी कि तुम्हें 11 साल गए हुए हो गए। उस आदमी ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनकी तो आदत है भूल जाने की। बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने उसको अपनी बात बताई। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो मेरी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी की तरफ आने के बाद ही जैसे ही उसने मेरी गाड़ी का बोनट खोला, फिर उसने कहा कि जाओ जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। फिर मैंने कहा कि यार कैसे तुमने गाड़ी ठीक कर दी? फिर मैंने उस आदमी से कहा, यार कैसे तुमने गाड़ी ठीक कर दी? मुझे तो लगा था कि तुम कर ही नहीं पाओगे। फिर उस आदमी ने मुझे जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, वो सही हो गया है। अब चलो, जाते समय मुझे मेरे घर तक छोड़ देना और मेरी माँ के हाथों का बना खाना भी खाते जाना। मैंने उससे कहा, नहीं, मैंने खाना तो खा लिया है, लेकिन अब उस आदमी के जिद करने पर मैं मजबूर हो गया और उसे हाँ बोलकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं उसके घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि उसकी अम्मा वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वो घर तो बहुत छोटा था, एक ही कमरे का था। अगर उसकी अम्मा घर पे होती तो मुझे दिखती ज़रूर। फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि अम्मा नहीं दिखाई दे रही हैं? उस आदमी ने मुझे जवाब दिया, हाँ यहीं होंगी, कहीं दिख जाएंगी भी। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि एक कंकाल जो कि बहुत अजीब सा है, वह चलता हुआ मेरे सामने आ गया। भला एक कंकाल कैसे चल सकता है? मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वह कंकाल सर झुकाकर चल रहा था। कंकाल के हाथ में लकड़ी थी, मानो जिसे देखकर एक बच्चा भी बता दे कि किसी बूढ़े आदमी या औरत का कंकाल है। मुझे देखकर बहुत अजीब लगा। घर में जो उनके 2 छोटे दिए जल रहे थे वो भी एकदम से बुझ गए थे और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था। इसके बाद उस कंकाल की सफ़ेद चमकती हुई हड्डियां ऐसे दिख रही थी जैसे कि काले आसमान में सफ़ेद चमकता हुआ चंद्रमा। मैंने देखा कि उसका बेटा जो कि मेरे बाजू में बैठा हुआ था, वह एकदम से मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो हंस रहा था वैसे वैसे उसके जिस्म पर लगा हुआ सारा गोश्त नीचे झड़ते हुए जा रहा था। वो झड़कर ऐसे गिर रहा था कि मानो किसी लकड़ी पर जब दीमक लग जाता है वैसे झड़ता है। उसका मांस जमीन पर गिरने के साथ साथ किसी राख जैसा बन जाता था और बिखर जाता था। यह सब देखकर मेरे पैरों में कपकपी सी छूटने लगी और मैं वहाँ से उठ गया और जी जान लगाकर मैंने सबसे पहले उसका दरवाज़ा खोला। फिर मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया और अपनी गाड़ी की तरफ आया। फिर मुझे लगा कि गाड़ी अब चालू नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी चालू हो गई और उस दिन मेरी गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं लगातार गाड़ी चलाया जा रहा था और बहुत स्पीड में चलाया जा रहा था। तकरीबन पौना घंटा गाड़ी चलाने के बाद आगे जाकर एक जगह पर मैं रुका जहां आसपास मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। जब मैंने जाकर उनसे ये सब बात की जानकारी की तो उन्होंने कहा कि तुम पहले नहीं हो जिसने ये सब चीज़ें देखी और महसूस की हैं। रात के समय इस जगह पर हर अकेला आने वाला व्यक्ति उन सब चीज़ों को देखता और महसूस करता है। शुक्र मानो कि तुम बच गए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि
भगवान ने मुझे दोबारा से ज़िंदगी दे दी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की तीसरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।